हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो आज हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इनकम टैक्स में फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था और उसके आगे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके। अब इनकम टैक्स में देखो, फर्स्ट चैप्टर में बेसिक करवा दिया था मैंने, एक बार देख लेना आप उसको, हम बाद में फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा है एग्रीकल्चरल इनकम। ओके। तो एग्रीकल्चरल इनकम में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि भाई अभी सेकेंड चैप्टर मत पढ़ो। अगर आपको इनकम टैक्स सीखना है ना, तो मैं बिल्कुल सही सजेशन कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है वो समझो। एग्रीकल्चरल इनकम में पहले तो मान लो चैप्टर में ना एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हैं उस पे आपको कंपटीशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम करना है। अब आप कहोगे सर कंपटीशन क्या है, ये तो आपने पढ़ाया नहीं है। बिल्कुल सही है। फिर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, ये जीएबी। अब देखो यहाँ एग्रीकल्चर इनकम निकालना है, लेकिन इसमें सवाल यहाँ हाउस प्रॉपर्टी का आ गया है ना। तो भाई एक्चुअल में कंपटीशन, आपको पहले ना कंपटीशन सीखना पड़ेगा, फिर जाके एग्रीकल्चरल इनकम के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो व्हाट इज द राइट वे, इसको सही प्रैक्टिस क्या है वो देखो आप। इनकम टैक्स आप मतलब कैसे पढ़ना शुरू कर सकते हो। आपने पहला लेक्चर तो देख लिया, अब आप कहोगे सर हमें तो आप बताओ कि हम एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है। तो देखो इनकम टैक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है, मतलब कैसे सीख पाओगे आप। बेसिकली कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है वो मैं बता रहा हूं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि भाई जरूर जो लोगों ने बुक लिया है ना, तो आपका असेसमेंट ईयर मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं, 2024-25, ठीक है ना। असेसमेंट ईयर यही है। इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 2023-24, ये फाइनेंशियल ईयर था और ये असेसमेंट ईयर है। जिन बच्चों के एग्जाम अभी होने हैं कब, 2026 में, है ना। 2025-26, सॉरी 2025-26 बोल रहा हूं, मैंने ज्यादा ही बोल दिया, चलो इसको वापस करो जरा। भाई 2025 में जिनके पेपर होने हैं या 2024 के एंड में जिनके पेपर होने हैं उनको ये कोर्स पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। पिछले लेक्चर को अपलोड करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करा था, कई लोगों का मैसेज भी आया था, तो ये चीज मैंने कंफर्म कर दिया। अब पढ़ेंगे कैसे सर इनकम टैक्स, ये बताओ जरा। देखो इनकम टैक्स में मैंने फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन कर दिया, उसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जो बुक में चैप्टर दिए हैं, बुक का नाम क्लियर बता दिया मैंने किस बुक से पढ़ा रहा हूं। साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो परचेज कर लो, 65 एडिशन है बुक का, है ना। तो इसके बाद आपको ना यहाँ पर एक चैप्टर दिया है एग्रीकल्चर इनकम, इसके बारे में अभी बता दिया कि एग्रीकल्चर इनकम को, अच्छा इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन अभी बिल्कुल मत पढ़ना, पेपर में आएगा भी तो भी अभी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद एक चैप्टर होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, थ्योरी भी आएगी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अभी रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना शुरू करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद अब आप समझो हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगा, मतलब मेन इनकम टैक्स यहां से शुरू होता है। अब हेड्स ऑफ इनकम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है सैलरी। वो बड़ा चैप्टर है, 100% पेपर में एक क्वेश्चन आता है। फिर दूसरे नंबर पे हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये भी पेपर में आएगा। तीसरे नंबर पे, लो भाई भूल गए क्या, तीसरे नंबर पे क्या, नहीं सर भूले नहीं है, तो ये है पीजी, कैपिटल गेन दिया है क्या, नहीं, पी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे कैपिटल गेन दिया है, और पांचवें नंबर पे हेड्स ऑफ इनकम में पांचवें नंबर पर दिया है आपको अदर सोर्सेस, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो बेसिकली जो इनकम टैक्स जिन बच्चों को पढ़ना है सीखना है वो शुरू करो सैलरी से, मतलब मेन चैप्टर यहीं से शुरू होगा। पहले पूरी सैलरी की कैलकुलेशन सीखो, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेज। पढ़ने के बाद आपको फिर दो चैप्टर आएंगे यहाँ पर, डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लो। फाइनल चैप्टर आएगा जिसमें आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है और टोटल इनकम निकालना है। इसी में आपको कंपुटेशन पढ़ना है, जो कंपुटेशन मैंने शुरू में बताया था ना,
तो वो कंपटीशन यहाँ पर है। फिर एक चैप्टर होगा भाई, ये तो आप लोग पहले टोटल इनकम निकालना सीखो, फिर आखिरी में सीखो टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं, मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट करना। अब ये बताओ, पता है आपको, पहले एग्रीकल्चर इनकम में ही टैक्स लाइबिलिटी निकलवा रहा है भैया, तो क्या सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। इसलिए मेरे हिसाब से चलो, बुक के हिसाब से नहीं। ये बुक में सिलेबस का पैटर्न हमेशा ऐसे ही है, पिछले 20-30 सालों से ऐसे ही दिया है। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ना है। टैक्स लाइबिलिटी जब निकाल लोगे ना, उसके बाद आखिरी में कुछ थ्योरी पार्ट होता है, वो पढ़ लेना। क्लियर हो गया? फिर वापस आके एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो खुद ही आ जाएगा समझ में। फिर भी एक क्लास में बेसिक पढ़ा दूंगा, तो वहां से आपको पूरा बन जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम इनकम टैक्स पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था, जिसमें बता दिया था भाई असेसी कौन होता है, इनकम क्या होती है, टैक्स किसे कहते हैं, और किस कौन कौन असेसी हो सकता है, किन किन पर टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें थी। तो अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना क्यों जरूरी है, पहले यहीं पर समझ लो, फिर हम बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना इसलिए जरूरी है कि भाई हम जिसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, लेविड टैक्स लेविड होगा, टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे, मैं कॉमन वर्ड यूज करूंगा, है ना, अभी बहुत सब्जेक्टिव लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। तो भाई जिसके ऊपर हमको टैक्स लगाना है, तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट है या फिर नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है ना। फिर रेसिडेंट भी है, तो किस टाइप का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, और या तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है। इस तरीके की चीजें हमें सीखना पड़ता है। तो किसके ऊपर टैक्स लगाएंगे ये भी जरूरी है। तो हम इस रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में यही सीखेंगे कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति मतलब पर्सन, पर्सन कौन कौन हो सकता है, पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाता हूं। देखो, मैंने बताया ना कि मैंने सीए आर्टिकलशिप के दौरान, वैसे तो मैं कोचिंग ही पढ़ाता हूं, पर मेरी सीए ट्रेनिंग आर्टिकलशिप के दौरान मैंने टैक्सेशन का काम किया है। तो वहां का कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको समझ में भी आएगा इसकी जरूरत क्या है। अब जैसे ये रेसिडेंशियल स्टेटस की जरूरत क्यों है भाई, समझो जरा। मान, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे सर हैं जो सीए हैं, जो कि टैक्सेशन का काम देखते हैं, तो उनके कुछ क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन में रहते हैं, ठीक है। अब उनका भी मान लो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो भाई पहले मैं देखूंगा कि क्या वो बंदा इस साल इंडियन रेसिडेंट है कि नहीं है ना। तो उसकी टैक्स भी उस हिसाब से कैलकुलेट होगी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। मुझे लगता है इतना आपने काफी सीख लिया है। तो चलो अब आगे देखते हैं जरा, यहां पर, ठीक है। इस चैप्टर को स्क्रॉल कर देता हूं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, कहाँ है भाई, ये है रेसिडेंट एंड टैक्स लाइबिलिटी। रेसिडेंस और उसकी टैक्स लाइबिलिटीज क्या 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 होंगी, वो चीजें हम देखेंगे। तीसरा चैप्टर है, नई किताब है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ाता जाऊंगा। देखो, ये ना एक थ्योरी प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, मतलब भाई यहाँ पे थ्योरी ज्यादा पढ़ना है, मतलब ये लॉ है, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ना है आपको। तो चलो देखते हैं। रेसिडेंस ऑफ एसएसी। असेसी कौन, जिस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी अलोंग विद। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम से होंगे, उनको भी इनकम टैक्स पढ़ना है, तो क्या मैं अंग्रेजी माध्यम को ही पढ़ाऊंगा? नहीं यार, देखो, जनरली ना इनकम टैक्स में जो बहुत सारे टर्म यूज होंगे ना, वो अंग्रेजी में ही सीखो आप। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भाई, चलो मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे इंग्लिश में ही सीख लो, क्या दिक्कत है, लिखना तो आपको हिंदी में है, ठीक है। चलें स्टार्ट करें फिर पढ़ना। तो एक चीज देखो, रेसिडेंस ऑफ द स्कोप ऑफ द, मैं एक बार पढ़ लूं फिर समझाता हूं। ये क्या बोल रहा है, द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी अलोंग विथ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमिन्ड विथ रेफरेंस टू हिज रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। मतलब किसी भी इंसान पर टैक्स लगाने के लिए हम तब देखेंगे जब वो पिछले साल भारत में रहा हो। रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट एक्सपेक्ट। ध्यान से देखो, यहाँ क्लियर लिखा है कि भाई रेसिडेंट अलग चीज है, सिटीजनशिप अलग
चीज है ना। हम सिटीजनशिप से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई विदेश का रहने वाला आदमी जो मान लो किसी दूसरे देश का नागरिक है, वो भारत में रह रहा है तो वो रेसिडेंट हो सकता है, और उसकी सिटीजनशिप भी बाहर की हो सकती है। द इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजन, मतलब टैक्स किसी पर भी लग सकता है। क्लियर हो गया ना। चलो, एन इंडियन में बी नॉन रेसिडेंट एंड अ फॉरेनर में बी रेसिडेंट, ये लाइन भी समझ लो। एक इंडियन हो सकता है वो नॉन रेसिडेंट हो, कैसे? अरे वो पूरे साल भर बाहर रहा हो, देश के बाहर, इंडियन सिटीजन है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे कंट्री में रहा हो तो वो उस साल के लिए नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ऐसे ही एक विदेशी है, वो भारत में रहा हो, जैसे मान लो भारत में आईपीएल मैचेस चलते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई क्रिकेटर है, वो भारत में आईपीएल खेलने आया, तो भाई 2 महीने पूरा, 2 महीने मतलब 60 डेज भारत में रह गया। फिर पता चला वो घूमने फिरने 60 डेज आ गया, फिर कोई वनडे टेस्ट मैच की सीरीज हो गई, फिर 60 डेज हो गया, लो भाई 180 डेज हो गया उसका तो साल भर में। तो क्या वो रेसिडेंट कहलाएगा? तो अभी जब मैं डेज कैलकुलेट करवाऊंगा, तो हो सकता है कि वो रेसिडेंट निकल जाए इस साल, तो फिर उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं, रेसिडेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो जरा, पर्सन हु आर रेसिडेंट इन इंडिया पॉपुलरली नोन एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे यार, देख लेना जरा, सामान्य, पता नहीं क्या, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा इस पे बोर्ड पे समझाओ। देखो जरा, जो रेसिडेंट होगा ना, पहले यहां से समझो, ठीक है। जो रेसिडेंट होगा वो दो तरीके का होगा, ठीक है। एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एनओआर, ठीक है। मतलब रेसिडेंट दो प्रकार का हो सकता है, यहां से ऐसे आओ, और एक होगा नॉन रेसिडेंट। देखो पता है कई बच्चे ना हमेशा इनमें कंफ्यूज होते हैं, इसको समझने का बेस्ट तरीका यही है, यहां से समझो। किसी भी असेसी का स्टेटस दो ही हो सकता है, या तो वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। अब रेसिडेंट में फिर दो कैटेगरी आती हैं, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तो पहला जवाब तो आपको ये देना है कि वो असेसी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। क्लियर हो गया ना। फिर रेसिडेंट में कौन सी कैटेगरी में आता है, तो यही चीजें हमें पढ़ना है आगे, बस आपको कंडीशंस देखनी है। चलो, अच्छा लो भाई, जो चीज मैं समझा रहा था वही यहां लिखा भी है इन्होंने। टाइप ऑफ रेसिडेंट में एक रेसिडेंट होता है, एक नॉन रेसिडेंट होता है, और रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है। तो इनकी क्या कंडीशंस हैं वही पढ़ना है हमको। क्लियर हो गया ना। चलो, अब इंडिविजुअल्स की बात करते हैं पहले। इंडिविजुअल्स तो मालूम ही ना क्या होता है, एक व्यक्ति। तो द रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। देखो जरा, रेसिडेंट, पहले बात करते हैं कि रेसिडेंट कौन कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ना। तो एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। एक एक लाइन का मतलब देखना, इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस, मतलब उसको जो बेसिक कंडीशंस दी है ना, ये दो बेसिक कंडीशन है, उनमें किसी एक को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। चलो फिर से बताओ, रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? रेसिडेंट बनने के लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं, है ना, तो बेसिक कंडीशन में किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर बताओ जरा कंडीशन क्या। पहली कंडीशन, ही हैज बीन इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। पिछले साल, प्रीवियस ईयर मतलब एक, अच्छा यहां बहुत मजेदार है, लॉ में ना हर वर्ड का मतलब होता है। भाई प्रीवियस ईयर मतलब मान लो अभी 2024-25 की बात करते हैं, असेसमेंट ईयर की। तो इसका पी वाई मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर, पहले देखो इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा
और 31 मार्च 2024 तक जाएगा। तो यही इसका प्रीवियस ईयर भी होगा। तो ये बंदा प्रीवियस ईयर में 182 या फिर उससे ज्यादा दिन भारत में रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। दूसरा, पहली कंडीशन देख लो, ही हैज बीन इंडिया एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर्स। नहीं, मतलब कि पिछले 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो, जिसमें 60 दिन पिछले साल के हो। दूसरी कंडीशन को ध्यान से समझो। दूसरी कंडीशन क्या है? यहां पर देखो, दूसरी कंडीशन ये है कि लास्ट 4 ईयर्स में, बहुत ध्यान से देखना, लास्ट 4 ईयर्स में 365 दिन भारत में रहा हो, जिसमें कि पिछले साल पीवाई ईयर में, प्रीवियस ईयर में 60 डेज भारत में रहा हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, रेसिडेंट बनने के लिए क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना जरूरी है? नहीं, एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखो जरा, एक्सेप्शन टू द अबव रूल्स ऑफ 60 डेज स्टे इन इंडिया। ये जो 60 दिन वाला रूल्स है भाई, उसके एक्सेप्शंस है। आप कहेंगे सर ये जो एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, क्या ये जानना जरूरी है? बिल्कुल, पेपर में अपवाद वाले पॉइंट आ सकते हैं। तो एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, इंडिया छोड़ता है इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। मतलब अगर वो नौकरी के लिए या फिर वो इंडियन शिप का क्रू है, अगर वो इंडिया छोड़ता है तो मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंस्टेड ऑफ 60 डेज। मतलब सुन लो भैया, ये 60 डेज का नियम दो लोगों पर अप्लाई नहीं होगा, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हो या फिर वो क्रू मेंबर हो किसी शिपमेंट का। क्लियर हो गया? If any citizen of India in a foreign national, if any citizen of India or a foreign national of Indian origin who is living outside India comes on a visit to India in the previous year, he must have stayed in India for at least 122 days. अब यार ये इन चक्करों में मत पड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ अभी छोड़ो। आप कहोगे सर हमको ये इतना बड़ा वो थोड़ी बनना है, इनकम टैक्स का एक्सपर्ट थोड़ी बनना है। ठीक है, हमें तो सर सवाल करके पास करना है एग्जाम, बीकॉम का हो या बीबीए में हो या एमबीए में हो, कहीं भी हो सर यही पास करना है। अच्छा, क्या ये सीए हुए वाले पढ़ेंगे? देखो यार, सीए वाले ये इस किताब से थोड़ी पढ़ेंगे, उनके लिए तो इंस्टीट्यूट अलग ही लेवल की बुक आती है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो लेक्चर ग्रेजुएशन वालों का है। इंडियन ओरिजिन का मतलब पढ़ लेना, अब ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, इन सब चक्करों में मत पढ़ो, है ना, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको क्या याद रखना है? सर हमको इतना ही याद रखना है कि कोई भी बंदा इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है अगर वो फॉलोइंग दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। पहली बेसिक कंडीशन, पिछले साल 182 दिन से ज्यादा भारत में रहा हो या पिछले 4 सालों में 365 दिन, जिसमें पिछले साल के 60 दिन रहे हो। बस इतना याद कर लो, ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना आपको, ठीक है ना? फिर एक्सपर्ट जब बनोगे तो खुद से पढ़ लेना भाई, और क्या। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे कहेंगे? तो अगर कोई व्यक्ति, इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइड एनी ऑफ द अबव बेसिक कंडीशंस ए और बी, मतलब ठीक है वो ए और बी में से कोई तो करता है सेटिस्फाइड, बट डज नॉट सेटिस्फाई द अफोर्सेड टू एडिशनल कंडीशन, ही इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब देखो जरा, कोई बंदा है वो ए और बी में जो ऊपर थी उनमें से कोई कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लियर है, लेकिन जो एडिशनल कंडीशंस है उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। क्लियर हो गया ना? अब आप कहेंगे सर इट मींस दैट इन ऑर्डर टू बी क्लासिफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एन इंडिविजुअल रेसिडेंट हैज टू प्रूव दैट ईदर ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन लेस देन 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, और ही हैज बीन इंडिया फॉर लेस देन 730, इसको याद कर लेना, 730 दिन जो है पिछले 7 सालों में रहा हो।
In other words, an individual is said to be not ordinary resident in India in any of the previous year if, अब ये if के बाद ना 4 कंडीशंस हैं, देख लो। पहला, he has been a non-resident in India in 9 out of 10 previous year, मतलब पिछले 10 वर्षों में वो 9 वर्ष जो है वो क्या रहा हो, नॉट रेसिडेंट रहा हो, तो वो फिर 10वें साल भी माना जाएगा। He has during the 7 years preceding that year been in India for a period of period amounting to all to 739, sorry 29, 729 दिन, पिछले 7 वर्षों में 729 दिन से ज्यादा भारत में रहा हो। पढ़ लेना, थ्योरी है, काम आएगी, ठीक है। आप कहेंगे सर क्या ये हमको सवाल में मैं आपको एक सच और बात बताता हूं, सुन लो। ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, क्या वहां पर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पहचानने के लिए बोला जाएगा? द आंसर इज नो। तो इस चैप्टर में सर सवाल कैसे आते हैं वो बताओ, आप तो काम की चीज। देखो इस चैप्टर का सवाल 100% पेपर में आना है, मतलब क्वेश्चन तो पेपर में 100% आएगा। और पता है कैसा आएगा, ये रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पूछेंगे आपसे। तो सर आप तो सीधा सीधा ये पढ़ाओ सवाल कौन से आते हैं, बस खत्म बात सर, हमें तो इतना ही जानना है बस। देखो स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं उस पे वो टेस्ट करवाएंगे आपसे, मतलब यही सब देख लो कि वो है कि नहीं है, ये है वो है। पेपर में आने वाले सवाल ला रहा हूं मैं बहुत जल्दी। कहाँ गया ये सब फालतू के हैं, शुरू में सच बता रहा हूँ ये सवाल है पेपर में। तो ये चार्ट हमें मिल चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट आपको लर्न करना है और इसके बेसिस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो भी 100%। क्लियर है? तो चलिए पहले इस चार्ट को समझेंगे क्या है इसमें। देखो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। उसकी कैलकुलेशन के बारे में बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस पढ़ा दिया है मैंने, आप उसको लर्न कर लेना। तो ये निकालने के बाद अब क्या करना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं ना, वो उनकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने पॉइंट है, सिर्फ 8 पॉइंट है। इन्हीं 8 पॉइंट्स में से क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा। तो पहले इनको समझ लो जरा एक बार। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, भाई भारत में पैसा मिल रहा है तो चाहे वो ऑर्डिनरी, तीनों में टैक्सेबल होगा। भारत में पैसा मिल रहा है ना, वेदर ऑकर्ड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब उस पैसे का जो काम है वो इंडिया में हुआ हो बाहर हुआ हो, कहीं भी पैसा कहाँ मिला, भारत में, रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा तीनों में। क्लियर हो गया? फिर इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, देखो भारत में पैसा मिला या मिलने वाला है तो तीनों में टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेसिडेंट हो। फिर इनकम ऑकरिंग और अराइजिंग इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सुनो दूसरी चीज, भारत में उस पैसे का ऑकर हुआ, मतलब उसका काम भारत में हुआ है, चाहे पैसा भारत में मिले या कहीं भी मिले, तो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इनकम डीम टू बी ऑकर और अराइज इन इंडिया, मतलब भारत में वो काम हुआ हो, पैसा कहीं भी मिला हो ऐसा माना जाएगा, तो वो भी टैक्सेबल होगा। ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए ना। अच्छा एक चीज देखो, इन चारों ही केसेस में या तो भारत में पैसे मिल रहे हैं या फिर वो काम हो रहा है जिससे वो पैसे मिल रहे हैं। अब आपको आखिरी के 4 पॉइंट और समझने हैं। इनकम रिसीव्ड एंड ऑकर और अराइजन आउटसाइड इंडिया, अब ये भारत के बाहर का पैसा मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको पैसा भारत के बाहर रिसीव हो रहा है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, लेकिन बिजनेस इंडिया में है, तो रेसिडेंट पे दोनों केसेस में टैक्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट पे नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ना? फिर इनकम रिसीव्ड एंड ऑकर्ड इन इंडिया और राइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो सिर्फ रेसिडेंट पर टैक्स लगेगा, इन दोनों पे नहीं लगेगा। ये आपको 8 पॉइंट लर्न करने हैं, बहुत अच्छे से समझना है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस होने हैं टैक्स के, ठीक है ना। इनकम रिसीव्ड एंड ऑकर्ड और राइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, देखो भाई अगर वो रेसिडेंट इंडिया का है
उसको बाहर कहीं से भी कोई भी पैसा मिले, वहीं कमाए, कुछ भी हो, उसको भारत में तो टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रेसिडेंट इंडियन है, कोई दूसरी कंट्री उससे टैक्स लेगी नहीं। क्लियर हो गया? आखिरी पॉइंट समझो, इनकम ऑकर्ड और अराइजन एंड रिसीव आउटसाइड इट, इनकम ऑकर्ड भी वही हो रही है, अराइज भी वही हो रही है, और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रही है इन अर्लियर ईयर्स, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल कोई कहीं पैसा कमाया होगा आपने, इस प्रीवियस ईयर में वो पैसा विदेश से बाहर भारत ला रहे हो, तो फिर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो इनकम जब कमाई होगी ना कहीं पर भी, उस ईयर में टैक्स दे दिया होगा। क्लियर हो गया ना? चलो, तो ये पॉइंट्स के आधार पर हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब चलिए जरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 1, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड करते हैं जरा। देखो ये तो लॉन्ग है, अभी छोटे छोटे थ्योरी वाले क्वेश्चंस है। कहाँ है भाई क्वेश्चन नंबर 1? यहां से है। पहले ना आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो कंप्यूट, ये मतलब कि इनमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, वही दो कंडीशंस हैं, उसी के आधार पर देखना है। चलो, कंप्यूट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अच्छा, यहां तक आप पहुंच चुके हो तो भाई देख लो, आप बुक ले लो, बिना बुक के नहीं पढ़ पाओगे इनकम टैक्स की। ठीक है, और इनकम टैक्स का कंप्लीट कोर्स जो मैं 2024, हर साल नया रिकॉर्डिंग होती है इसकी, है ना, 2024-25 के लिए आज की डेट भी बता देता हूं मैं, 24 अक्टूबर, है ना। मतलब ये लगभग 20 अक्टूबर 2024 से मैंने बैच चालू किया है। जिन स्टूडेंट्स को भी इनकम टैक्स पढ़ना है मुझसे, वो मुझसे लाइव क्लासेस में भी पढ़ सकते हैं। ओके, पहला। दूसरा, आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा एक्चुअल में। तो इस कोर्स का कुछ अमाउंट तो रखूंगा ही मैं, सीधी बात है, पेड, क्योंकि मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। तो इसका प्राइस लगभग मैं अभी सेट कर दूंगा, ये आपको एक या दो वीडियो में पता चल जाएगा। अराउंड 599 रुपीज में कंप्लीट कोर्स का मैं प्लान कर रहा हूं। ठीक है ना? कंप्लीट कोर्स में क्या क्या मिलेगा भाई? इनकम टैक्स में बुक चेक कर लेना, अगर इसी बुक से क्वेश्चंस हैं तो चैप्टर, सारे क्वेश्चंस, सारे वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, देखो मतलब 90% क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाऊंगा भाई। अब एक क्वेश्चन, एक चैप्टर में पता चला 40 क्वेश्चन है भाई, वो फालतू फालतू के हैं तो सारे तो करेंगे नहीं, है ना। फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाऊंगा। क्लियर है? तो ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा वो भी बता देता हूं। अगर आपको लाइव क्लास पढ़ना है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9425305335। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर देना। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, पर व्हाट्सएप कर देना चलो, कि सर हम, मुझे इनकम टैक्स पढ़ना है, ये वो, तो मैं डिटेल भेज दूंगा। दूसरा, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए भाई, यही क्लासेस होंगी, इन्हीं की रिकॉर्डिंग्स होगी। हाँ, तो रिकॉर्डेड लेक्चर लेने के बाद भी मैं आपको क्या सुविधा दूंगा उसमें, आपको कोई भी डाउट होता है तो उसका लाइव डाउट सेशन भी रखूंगा मैं। क्लियर हो गया? आप जब कहेंगे लाइव डाउट सेशन रख दूंगा, ऑन कॉल भी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, दो चीजें दे दूंगा मैं। और प्राइस बताया ना, 599। इनकम टैक्स की किताब खरीदने जाओगे ना तो वो भी 700 रुपए की आती है, और सोचो उससे कम प्राइस में मैं आपको कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं। ठीक है, तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको अगर पढ़ना है तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब ये कोर्स कहां पर मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं ऐप की लिंक दे दूंगा। ठीक है, और कोर्स की भी लिंक दे दूंगा, कोर्स क्रिएट करके अभी आज ही क्रिएट ही करूंगा मैं, तो उसकी लिंक भी दे दूंगा। यूट्यूब पर आपको जनरली हर चैप्टर के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, पर पूरे रेगुलर नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया ना? तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब से यहां से पढ़ लोगे। कई सारे लोग कहते हैं सर यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, वहां से पढ़ लेंगे, तो भाई अपने हिसाब से देख लेना, पर मुझे इनकम टैक्स का पूरे क्वेश्चन सॉल्व वाले वीडियोस तो नहीं मिल रहे हैं। तो देखो, मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी या तो आप लाइव पढ़ना हो लाइव पढ़ लेना, और वीडियो लेक्चर चाहिए, इतने सस्ते रेट पर दे रहा हूं मैं, जितने में किताब खरीदोगे उतने में वीडियो लेक्चर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो, ये तो था कोर्स के बारे में। अब क्वेश्चन पर आते हैं। सर पहला क्वेश्चन पढ़ो आप,
चलिए पहला क्वेश्चन पर आइए जरा। तो अजय इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक एक वर्ड का मतलब है। अच्छा, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं भाई, क्लियर समझ लो, हिंदी अंग्रेजी में सब में सवाल एक ही रहते हैं, तो टर्म बस मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अजय जो भारत का नागरिक है, अच्छा नागरिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के स्टेटस जानने के लिए, क्लियर है ना। तो अजय जो भारत का नागरिक है, ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18 अप्रैल 2023। एक एक चीज नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ जरा। बताओ मुझे वो भारत से कब गया है? 18 अप्रैल, अभी निकालना पड़ेगा ना भाई, 2023, क्लियर है? ओके। एंड कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं आया। बताओ वो क्या है, रेसिडेंट है कि क्या है? तो देखो, पहली कंडीशन ये है कि बेसिक दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी भाई कि पिछले दिनों में 365, पिछले 365 दिनों में 182 डेज और मोर वो भारत में रहा हो, ठीक है। और पिछले 4 वर्षों में, सेकंड वाली थी, पिछले 4 वर्षों में 365 दिन, जिसमें 60 डेज लास्ट ईयर के होने चाहिए, क्लियर है। तो ये पिछले साल तो 18 अप्रैल को ही चला गया। आप कहोगे सर एक बात बताइए, ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। तो भाई ये तो कोई कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, रुको जरा। फिर ये इंडिया लौटा ही नहीं, ठीक है। तो ये 182 दिन भी नहीं कर रहा है, और पिछले साल 60 दिन भी नहीं कर रहा है, ये 365 वाला जरूर कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? अजय वॉज नॉट इन इंडिया फॉर 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसीलिए वो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर हो गया? पहला आंसर क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। देखो आंसर दिया भी होगा, ये लो नॉन रेसिडेंट। मैं तो भाई आपको रीजन के साथ पढ़ा रहा हूं। चलो, फिर दूसरा क्या है? गौतम लेफ्ट फॉर द यूएसए ऑन 10 मार्च 2021 आफ्टर लिविंग इंडिया, आफ्टर लिविंग इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। 20 साल रहा है, फिर 10 मार्च को चला गया। तो ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 10 सितंबर को आ भी गया भाई। बड़ा खतरनाक है यार ये तो ठीक है। पिछले साल 182 दिन से ज्यादा क्या वो भारत में रहा? तो 10 सितंबर को आ गया है। 10 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक 182 दिन से ज्यादा होता है, क्लियर है ना। जब होता है तो क्या करोगे? वो रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और रेसिडेंट में भी कौन सा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ये दो हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको पढ़ाने मुझे खुद मजा नहीं आता भाई, मैं न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ, पर अब सवाल दिए हैं तो करवा देता हूँ। मिस्टर जॉन एक फॉरेन प्लेयर है, कम्स टू इंडिया सिंस 2010-11 एवरी ईयर टू प्ले आईपीएल ना, वो क्रिकेट खेलने आया होगा। स्टेज ईयर फॉर 120 डेज। कंप्यूट द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर AY 24-25। देखो जरा, यहां पर क्या है, प्रॉब्लम नंबर सेकंड पर आओ जरा। मिस्टर जॉन जो है, तो अब यहां पर ना आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही वॉज इन इंडिया फॉर लास्ट 60 डेज, रहा ना? बिल्कुल रहा भाई, 120 डेज हर साल ही रहता है। ओके, देखो जरा, ड्यूरिंग द PY प्रीवियस ईयर में 22-23 एटलीस्ट 60 डेज एंड ही वॉज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 ड्यूरिंग द, मतलब उसको दो कंडीशन है, पहले ना 60 दिन भारत में रहना चाहिए पिछले साल, और 365 दिन रहना चाहिए, ठीक है, पिछले 4 वर्षों में। ये एक शर्त है ना, तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, वो एडिशनल कंडीशन वाला चक्कर है, तो आंसर मिला लेना। इसका आंसर क्या दिया है भाई दूसरे का? अरे नहीं सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है ये।
तो इसको सर आप तो हमको पूरा मैच कराओ। देखो मैं आपको जिस चीज से बचाना चाह रहा था ना वही हो गया। इसमें यार ना सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो देखो, अब आपको पूरी कंडीशन एक बार यहां पर लर्न करनी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते हो। मैं सोच रहा था बचा दूं, इतना डिटेल नहीं पढ़ाऊं, ठीक है। तो एक कंडीशन हमने पढ़ा था ना कि पिछले 10 वर्षों में 9 वर्ष वो नॉन रेसिडेंट रहे, ठीक है। लेकिन पिछले साल वो अगर इंडिया में है और रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो देखो जरा एक चीज समझो, ये क्वेश्चन ना पढ़ लेना, पेपर में वैसे ये वाले क्वेश्चंस आते नहीं है, इनके आंसर्स दिए हैं। आप कहोगे सर हमको तो पूरा पढ़ाओ ऐसा वैसा, देखो ये सब पेपर में आना नहीं है। मेन जो इस चैप्टर का क्वेश्चन आना है वो यहां से आना है। तो ये ना आप एक बार रीड कर लेना। ये कैसे रीड होगा? ये आप तब तक रीड नहीं करोगे जब तक आप बेसिक कंडीशन दो और एडिशनल कंडीशन जब तक आपको याद नहीं होगी। मैं तो समझा दूं भाई, पर कोई मतलब नहीं है। मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको खुद से कर लेना। ये दोनों कंडीशन याद होने के बाद डेज कैलकुलेट करोगे, ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा। और मेन क्वेश्चन यहां से शुरू होता है।